हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कहते हैं हद से ज़्यादा प्रेम करना हो तो सिर्फ ईश्वर के साथ करना, क्योंकि इंसानों से करोगे तो टूट कर बिखर जाओगे। चलिए बिना देर किए सीधा प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है दोस्तों, संभववाद विचारधारा की व्याख्या करें। देखिए ये ना क्लास 12 के भूगोल विषय से लेकर आया हूँ, ठीक है। जो पहला चैप्टर है ना, वहाँ से मानव भूगोल वाले चैप्टर से। देखिए ये विचारधारा ना बच्चों को थोड़ा समझ में आता नहीं है ना। 12th में आ गए या 12th में हो, है ना, आप पहली बार संभववाद विचारधारा के सामने आ गए कि भाई ये कौन सा भूत है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया है ना तो आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आज और अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ एकदम बेहतरीन तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए क्यों देर करें, सीधा समझने का प्रयास करते हैं ना। आइए जी, उत्तर को देखो, उत्तर को समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मानव भूगोल में कि मानव भूगोल में क्या होता है ना, मानव और प्रकृति के संबंधों की बात की जाती है। और जब दोनों के संबंधों की बात की जाती है दोस्तों, तो यहां पर दो तरह के विचारधारा पैदा हुआ, दो तरह के विचारधारा उत्पन्न हुआ। एक जिसे हम लोग कहते हैं नियतिवाद, या इसी को निश्चयवाद कहा जाता है। नियतिवाद क्या है, निश्चयवाद क्या है, मैंने आपको पूरा बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं। अगर आप अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। और दूसरा विचारधारा दोस्तों, दूसरी विचारधारा है संभववाद विचारधारा, ठीक है। तो दो तरह के विचारधारा उत्पन्न होता है ना। अब चलिए हम लोग दोनों विचारधारा को तुलना करके हम लोग आज संभववाद विचारधारा को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने आपको नियतिवाद विचारधारा में बताया था, अगर ओवरऑल एकदम संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करें तो नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि जो मनुष्य है प्रकृति का दास है, ठीक है। ये जो प्रकृति है उसका गुलाम है कौन, हम आप मानव। ये जो मानव समाज है, ये जो मनुष्य है, वो प्रकृति का दास है, उसका गुलाम है, ठीक है। तो इसी के विरोध में, है ना, इसी के विरोध में एक नई विचारधारा पैदा हुई जिसे कहा जाता है दोस्तों संभववाद। क्या कहा जाता है, संभववाद। तो ये जो संभववाद है ना, इसकी एक प्रतिवादी या विरोधी विचारधारा है, ठीक है। निश्चयवाद जो है, सॉरी, ये जो संभववाद विचारधारा है ये नियतिवाद या निश्चयवाद की एक विरोधी विचारधारा है, उसके विरोध में, है ना, विरोध करती है। क्या विरोध करती है, अभी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो नियतिवाद है इसका मानना है कि ये जो मानव है, ये जो मानव है ये प्रकृति का दास है ना। लेकिन संभववाद विचारधारा कहता है नहीं, मानव प्रकृति का दास नहीं हो सकता भैया, है ना। तो यही सबसे पहली बात आपको समझना है, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपसे पूछ लेगा ना, किस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, तो आप क्या बोलोगे, नियतिवाद विचारधारा, या इसी को क्या कहा जाता है, निश्चयवाद विचारधारा। लेकिन किस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास नहीं है, तो आप क्या बोलोगे सर, संभववाद विचारधारा। क्या बोलेंगे, संभववाद विचारधारा। तो आपको पहला लाइन यही लिखना है कि ये जो संभववाद विचारधारा है वो नियतिवाद विचारधारा की एक प्रतिवादी या विरोधी विचारधारा है। जो संभववाद की यह, सॉरी, जो नियतिवाद की यह विचारधारा मनुष्य प्रकृति का दास है को इंकार करता है। मतलब ये जो विचारधारा है ना, संभववाद जो विचारधारा है ना, कहता है कि मानव प्रकृति का दास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस पूरे बात को अपना बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहले मैं पढ़कर सुना देता हूं, फिर लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए जी क्या है, इस विचारधारा के अनुसार, अर्थात संभववाद विचारधारा के अनुसार मानव एक क्रियाशील प्राणी है, ठीक है। संभववाद विचारधारा के अनुसार मानव एक क्रियाशील प्राणी है जिसमें वातावरण में परिवर्तन लाने की असीम क्षमता है, ठीक है। ये जो संभववाद विचारधारा कहता है ना कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, मानव जो है एक क्रियाशील प्राणी है जिसमें वातावरण में परिवर्तन लाने की असीम क्षमता है। अब बात को समझिएगा,
क्रियाशील कहने का क्या मतलब है, ठीक है, इस बात को आप समझिएगा कि आखिर मानव एक क्रियाशील प्राणी कैसे है। उदाहरण देकर समझा रहा हूं, है ना। एक वक्त था जब हम मानव केवल पैदल घूमते थे कि नहीं, लेकिन आज एक वक्त आ गया है, आज एक वक्त आ गया जब हम लोग गाड़ी पर घूमते हैं, ठीक है, बेलोरो पर घूमते हैं। क्यों? अगर मानव क्रियाशील प्राणी नहीं रहता तो बताइएगा सर, बताना, क्या हमारे पास आज गाड़ी आता? बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, एक वक्त था जब चिट्ठियों से मैसेज पहुंचाया जाता था। अगर कोई मर गया तो चिट्ठी लिखी जाती थी कि फलाना आदमी मर गया है, वहां पे पहुंचाया जाता था। आदमी जल भी गया, उसका 12वां 13वां गुजर गया है ना, उसके बाद उसको पता चलता था कि हाँ एक वो था सो मर गया। लेकिन अभी क्या है कि तुरंत कॉल कीजिए, 1 मिनटों में उसको सूचना मिल जाएगी, है ना, सेकेंड में लगेगा उसको सूचना मिल जाएगी भाई। तो ये क्यों क्यों संभव हुआ? क्योंकि मानव क्रियाशील प्राणी है। अगर मानव क्रियाशील प्राणी नहीं रहता तो बताइए ये परिवर्तन देखने को मिलता? नहीं देखने को मिलता। तो मानव क्या है? एक क्रियाशील प्राणी है ना, जिसमें वातावरण में परिवर्तन लाने की एक असीम क्षमता है ना। इस मतलब असीम क्षमता कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके क्षमता को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगर वो चाह लेगा कि हम करेंगे तो कर लेगा, उसे रोकने के लिए प्रकृति उसे नहीं रोक सकती है, ठीक है। जैसे अभी आपको बताया ना कि कभी हम लोग पैदल चलते थे, पैदल दूर दूर की यात्रा किया करते थे, लेकिन आज हवाई जहाज पर उड़कर चले जाते हैं, है ना। तो ये मानव ने क्या किया? इसमें परिवर्तन लाया, और इस परिवर्तन लाने में उसके अंदर एक जो क्षमता है, उसके क्षमता को इस प्रकृति जो है वो रोक नहीं सकती है, ठीक है। तो यही बात यहां पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है सर? इस विचारधारा के अनुसार मानव एक क्रियाशील प्राणी है, ठीक है। मानव कैसा प्राणी है? एक क्रियाशील प्राणी है, जिसमें वातावरण में परिवर्तन लाने की एक असीम क्षमता है, ठीक है। मानव जो है इस वातावरण में परिवर्तन ला सकता है ना। और उसके अंदर ये कैसी क्षमता? असीम क्षमता, बहुत ज्यादा क्षमता है, ठीक है। चलिए उसके आगे क्या लिखा हुआ है? मानव प्राकृत तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र है तथा प्रकृति में विद्यमान संभावनाओं का स्वामी है। इस लाइन को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है? मानव प्राकृत तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र है तथा प्रकृति में विद्यमान संभावनाओं का स्वामी है। भाई इसका मतलब क्या हुआ? सुनिएगा ना, समझ जाएंगे आप एक बार में, ठीक है। प्राकृत तत्व जैसे क्या हो गया ना, ये वायु हो गया, ये अग्नि हो गया, ये धरती हो गया, ये भी प्राकृत तत्व है ना। ये खनिज संसाधन हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, ये सभी क्या है? प्राकृत तत्व हैं। तो इसको चुनने के लिए ये जो मानव है स्वतंत्र है, उसकी इच्छा पर मजबूर, वो अपनी इच्छा है चुनेगा, मतलब प्रकृति के सामने वो विवश नहीं है। जैसे आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। हमको बनाना है कुर्सी, क्या बनाना है? कुर्सी। अब हम कुर्सी लकड़ी के बनाएंगे या फिर खनिज के बनाएंगे, ये हम पर डिपेंड करता है। हम थोड़ी ना प्रकृति के सामने विवश है। जैसे विवश कहने का मतलब ना, हम आपको बोले मैं आपको बोल रहा हूं क्या कि आपको केवल कलम से ही लिखना है, आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, कलम से ही लिखना है, तो आप हमारे सामने विवश है, ठीक है ना। अगर ये प्रकृति कह रही कि हमको केवल खनिज का ही प्रयोग करना है, मतलब हम उसके सामने विवश है। लेकिन हम क्या किए? लकड़ियों से कुर्सी बना दिए, तो हम उसके सामने विवश है क्या? हम खनिज का प्रयोग करेंगे चाहे हम लकड़ी का प्रयोग करेंगे, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखा है दोस्तों, मानव प्राकृत तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है, वो अपनी इच्छा पर है, ठीक है। हम उसका उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे, हमारी मर्जी है ना। तो यही बात लिखा हुआ है दोस्तों, मानव प्राकृत तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र है तथा ये इस बात को आप समझिएगा, प्रकृति में विद्यमान संभावनाओं का स्वामी है, ठीक है। प्रकृति में जहां जहां संभावनाएं महसूस हुआ, जहां जहां मानव को आवश्यकताएं महसूस हुआ, मानव ने उसे कर दिखाया। जैसे हम लोग एक समय था जब धरती पर ही चलते थे, ठीक है, लेकिन मनुष्य को लगा नहीं हम आसमान में भी उड़ेंगे, तो आज मानव हवाई जहाज से आसमान में भी उड़ रहा है। मतलब हमको संभावनाएं महसूस हुआ,
है ना, कि हम क्या कर सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं। हाँ भाई, लो आज जहाज बन गया, हम लोग आसमान में उड़ रहे हैं कि नहीं। तो हमें जहां जहां संभावनाएं महसूस हुई, हमने क्या किया, वहां पर काम किया। उसका स्वामी हम ही लोग हैं, मानव ही है। ठीक है, हमें महसूस हुआ कि हम धरती पर नहीं रहेंगे, जल में भी रहेंगे, ठीक है, सागरों में भी रहेंगे, हमने नाव बना दिया। और देखो ना भाई, नाव में कहाँ, नाव में भी बड़े बड़े घर बने होते हैं, आप वहां पर भी जाकर मस्त 2-3-4 महीना टाइम व्यतीत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, भले समुद्र में लहर उठा तो आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी आप वहां पर जाकर रह सकते हैं, पानी में तो रह सकते हैं ना। तो ये हमको संभावनाएं महसूस हुआ कि नहीं हम वहां रह सकते हैं, तो आप वहां, तो हमने, मानव ने वो कर दिखाया। तो दोस्तों यही बात यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकृति में, है ना, जितने सारे संभावनाएं हैं, जहां जहां आवश्यकताएं मानव को महसूस हुआ, उसने उसे कर दिखाया। मतलब स्वामी कौन है, मानव है, वो प्राकृत नहीं है सर, प्राकृत स्वामी नहीं है। स्वामी कौन है, मानव है, मानव केवल स्वामी है ना। तो दोस्तों आज रखेंगे, प्रकृति में विद्यमान संभावनाओं का स्वामी कौन है, मानव है। ठीक है, तो ये बात यहां तक आप लिख लोगे ना। अब इसी बात में जोर डालने का काम करते हैं एक व्यक्ति, नाम लिख रहा हूं दोस्तों, लूसियन फेब्रे, है ना, लूसियन फेब्रे। ये ना फ्रांसीसी विद्वान है, ठीक है, फ्रांस के रहने वाले विद्वान है ना, लूसियन फेब्रे। आज रखेंगे दोस्तों, ये जो लूसियन फेब्रे ना संभववाद का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है कि संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लूसियन फेब्रे ने। किसने किया था, लूसियन फेब्रे ने। ठीक है, इनका कहना है, इनका क्या कहना है कि कहीं अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं। मतलब ये इस बात पर जोर दे रहे हैं ना कि जो प्रकृति है ना, उसके सामने मानव विवश नहीं है। उदाहरण देकर समझाता हूं। प्रकृति ने बनाया हम मानव के लिए धरती, कि तुम लोग धरती पर रहना, ये जो खुली आसमान है ना, ये तो पंछियों के लिए बनाया गया। पंछियां आसमान में उड़ेंगे, मानव नहीं, तुम धरती पर रहना। लेकिन मानव कहा नहीं, ये तो अनिवार्य थोड़ी ना है कि हम लोग धरती पर रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना, ये अनिवार्य नहीं है, हम तो आसमान में भी उड़ेंगे। और लो भाई, हम क्या किए, हवाई जहाज का निर्माण कर दिए, और आज देखो हम लोग आसमान में भी उड़ रहे हैं। तो ये बात बताना चाहते हैं लूसियन फेब्रे कि अनिवार्यता नहीं है, हम मानव प्रकृति के समक्ष विवश नहीं है, हम लोग जहां भी संभावनाएं होगा हम वहां काम करेंगे। तो लूसियन फेब्रे क्या कहते हैं दोस्तों, कहीं अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं। अच्छा बताओ, खेती आप कहां कर सकते हो, मिट्टी पर ना खेती करोगे, खेती हम लोग मिट्टी पर ना करेंगे दोस्तों, रेगिस्तान में तो नहीं होगा। तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति के सामने हम लोग विवश थे कि हम लोग केवल मिट्टी पर ही खेती कर सकते हैं, लेकिन हमने इस प्रकृति के नियम को चुनौती दे दिया, और आज आपको पता होगा रेगिस्तानों में भी खेती होने लगी है। तो हमने क्या किया, वहां भी संभावनाएं तलाशा, है ना। मतलब ये अनिवार्य नहीं है कि हम लोग मिट्टी पर खेती करेंगे, ये अनिवार्य नहीं है, आज हम लोग रेगिस्तान में भी खेती कर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए इस बात को और आप समझ सकते हैं कि जैसे ये जहाज वाला भी बताया ना, पानी जहाज वाला, कि हम लोग के लिए जगह कहाँ बनाया गया, धरती बनाया गया, हम लोग यहाँ पर घर बना सकते हैं, धरती पर घर बना सकते हैं, है ना। ये अनिवार्य है कि लोग धरती पर ही घर बना सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य, मानव ने इस अनिवार्यता को चुनौती दे दिया, प्रकृति के इस नियम को चुनौती दे दिया, और आज हम लोग पानी जहाज बना दिए। वहां पर देखिए ना, बड़े बड़े घर बने होते हैं पानी जहाज में, मतलब हम लोग वहां भी जाकर रह सकते हैं। तो हमने क्या किया, प्रकृति के सामने विवश नहीं है, प्रकृति के नियम को चुनौती दिया है। तो दोस्तों वही बात पर जोर देने का प्रयास कर रहे लूसियन फेब्रे, जिन्होंने संभववाद का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, संभववाद का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे, लूसियन फेब्रे। तो इनका क्या कहना है, कहीं अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं, कहीं अनिवार्य नहीं है, मतलब प्रकृति के समक्ष हम लोग विवश नहीं है। ठीक है, एक और महान भूगोल वेत्तान दोस्तों, वो भी फ्रांस के ही रहने वाले हैं, और उनका नाम है फ्रांसीसी विद्वान
पोल विडाल डिला ब्लास। क्या नाम है? पोल विडाल डिला ब्लास। क्या नाम है? पोल विडाल डिला ब्लास। इनका कहना है नेचर इज नेवर मोर देन एडवाइजर। ठीक है, नेचर इज नेवर मोर देन एडवाइजर। मतलब ये जो प्रकृति है ना, ये सलाहकार से अधिक नहीं है। मतलब ये केवल हमको सलाह दे सकती है, उसको मानना या ना मानना हमारी इच्छा है। ठीक है, मतलब ना ये संभववाद ना इस बात पर जोर दे रहा है ना सर कि मानव जो है ना वो प्रकृति का दास नहीं है, उसके सामने गुलाम नहीं है। हमने आपको बताया था यहाँ पर नियतिवाद वाली विचारधारा में कि हम लोग एक कठपुतली के समान है और हमको नचाने का काम कौन कर रहा है? तो वो प्रकृति कर रहा है। लेकिन इस बात को चुनौती कौन दे रहा है? संभववाद, कि नहीं भैया ये तो गलत बात तुम कहते हो। मानव के सामने हम लोग गुलाम, हम मानव प्रकृति के समक्ष गुलाम नहीं हैं। ठीक है, प्रकृति के समक्ष हम लोग गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम लोग तो स्वतंत्र हैं। इन प्राकृतिक तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र, वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये संभववाद दोस्तों, इसको हमने समझाने का आपको प्रयास किया। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, है ना, और ये समझ में भी आ गया होगा। अगर आप नियतिवाद नहीं समझे तो एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। आप इसका नोट्स चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा बेहतरीन तरीके से लिख दिया हूं, आप जाइए और नोट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा जरूर। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रश्न पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।